जय बोले। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे टर्म 2 IT 402 क्लास 10 का ग्रीन स्किल्स यूनिट। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से पहली यूनिट थी, उस पर हम पहली वीडियो डाल चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पूरा अच्छे से डिस्कस करा था हमने। मात्र 15-20 मिनट की वो वीडियो, आप उसे जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखने वाले हैं अपना ग्रीन स्किल्स, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम उसमें चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या इसकी नीड है। ठीक है, वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप पहले वो कर दीजिए, जिससे वीडियो के बीच में मुझे आपको डिस्टर्ब ना करना पड़े और आप आराम से आगे समझ सकें। ठीक है, तो देखो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। पहले तो वर्ड सस्टेन का मतलब समझो। सस्टेन का मतलब क्या होता है सर? तो सस्टेन का मतलब होता है बचाए रखना, उस चीज़ को रोकना, संभालना। ठीक है, आगे तक के लिए बचाना। और डेवलपमेंट का मतलब तो तुम्हें सबको पता ही है, तो डेवलप करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बचा कर डेवलप करना, कि आगे भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो देखो इसका हम डेफिनेशन देखें। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि मतलब हम प्रेजेंट में जितना चाहें उतना डेवलप करें, उससे कोई फ़र्क नहीं, पर हमें ये याद रखकर डेवलपमेंट करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की किसी भी नीड के साथ हमें समझौता ना करना पड़े। यानी कि मान के चलिए आज हम खूब पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब उससे डेवलपमेंट कर रहे हैं हर जगह, पर हमें ये याद रखना है कि आगे वाले हमारी जनरेशन को पानी की कमी नहीं पड़नी चाहिए। हमें इस हिसाब से डेवलपमेंट करना है, इस हिसाब से पानी का यूज़ करना है। या मान के चलिए आज हम टेक्नोलॉजी में इतने डेवलप्ड होते जा रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, चाहे हम ऑटोमोबाइल्स में देखें या टेक्नोलॉजी और भी कई जगह देखें, पर हमें इस सबको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना है कि जो इनसे पॉल्यूशन हो रहा है ना, वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को कोई खतरा ना पहुंचाए, उन्हें किसी नीड से इससे की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। ठीक है, या जब तक हम इतना पानी ना इस्तेमाल कर लें कि वो सब ग्राउंड वाटर ख़त्म ही ना हो जाए। तो हमें आगे आने वाली नीड्स को ध्यान में रखते हुए आज की जनरेशन का डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि आगे फ्यूचर जनरेशन भी अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो इसके दो मेन कंसेप्ट होते हैं। जहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ नीड्स है ना, कि हमें बोला गया है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स। तो ये जो नीड्स है ना फ्यूचर जनरेशन, तो ये नीड्स होती क्या हैं? क्या उन्हें एक सैमसंग का मोबाइल चाहिए और एप्पल का लैपटॉप चाहिए? नहीं, ये नीड्स होती हैं हमारी बेसिक, जो वर्ल्ड के गरीब लोगों की नीड्स हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, पानी। ठीक है, पानी की कमी ना पड़े उन्हें, आगे रोटी, उनके लिए अनाज रहे, दुनिया में ऐसी खेती हम जगह छोड़ें। नहीं तो आज हम देखें तो सारी ज़मीन, मतलब उपजाऊ ज़मीन तो कितनी कम बची हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में, सब कुछ गारा मिट्टी से भरता जा रहा है। तो हमें उस हिसाब से डेवलपमेंट करना है कि आगे आने वाले लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, वो खा पी सकें, जी सकें। इन नीड्स को हमें ध्यान में रखते हुए आगे डेवलपमेंट करना है। और जो उसका दूसरा मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो आज टेक्नोलॉजी की वजह से या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर हमें लिमिटेशंस इम्पोज करनी चाहिए। लिमिटेशन यानी कि हाँ बस इतना ही होगा। देखो अगर किसी चीज़ कोई एक्सेसिव अमाउंट में होने लगती है ना, जिसकी कोई हद नहीं होती, तो फिर वो गलत होता है। अगर एक एक चीज़ हम हद में रहकर करते हैं तो वो सब अच्छी, चाहे फिर आप टीवी देखें, पढ़ाई करें या कुछ भी करें। अगर आप पढ़ाई भी इससे ज़्यादा कर लेते हैं तो भी दिमाग गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो आज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर भी हमें लिमिटेशंस लगानी है कि हाँ बस हमें इतना ही डेवलप होना, इससे ज़्यादा नहीं होना। देखो आपको कहने में ये बात थोड़ी बुरी लग रही है, पर ये जब ही संभव होगा अगर हम ऐसा करेंगे कि हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आगे बेटे बेटियों की जनरेशन आ रही है, वो आराम से इस दुनिया में अपना गुजारा कर सकें। नहीं तो ये दुनिया शायद हम उनके लायक ही ना छोड़ पाएंगे जीने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम आज इतना डिस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी नहीं बची है, अच्छा पानी नहीं बचा है पीने को, बिजली के लिए कोयला नहीं बचा है, क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें डेवलपमेंट करना है सब। अब देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, वो रिलेशन बनाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल और वेलबींग के बीच में, तथा प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम के बीच में। मतलब हम इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं और ठीक है, और अपनी हेल्थ में करते हैं, साथ ही साथ हम उसके क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व भी करते हैं, इकोसिस्टम को बचाते हैं, रिसोर्सेज को बचाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं, वही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो हम इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, बाकी साथ में प्रिजर्व भी करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, चलिए अब देखो थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो 1970 में कोई नहीं जानता था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है क्या नहीं है, बट 1972 में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के में। ठीक है, उसमें क्या हुआ, कुछ खास तो नहीं हुआ, पर हाँ इस डेवलपमेंट के इशू को उठाया गया था और ऑर्गेनाइजेशन ने ये माना, उस ऑर्गेनाइजेशन ने,
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये मीटिंग हमारे यूएन में हुई थी जिसमें ये माना गया कि हाँ कि अब हमारे लिए ज़रूरी तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फिर 1983 में इसके लिए यूएन ने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको बाद में ब्रंटलैंड कमीशन कहा गया। ब्रंटलैंड कमीशन क्यों? क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे नॉर्वे के पीएम जिनका नाम था ब्रंटलैंड। ठीक है, अब इस कमीशन का काम क्या था? तो इट एम्ड एट आइडेंटिफाइंग द सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स, यानी ये इसका काम था कि ये देखे कि कहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है, कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे हम चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं आगे के लिए। पूरी दुनिया भर में ये देखती थी ये, और फिर लोगों को अवेयर करती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उन्हें सजेस्ट करती थी कि आप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे आप तरीके अपनाएं जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो सके एट द ग्लोबल लेवल पर। तो बेसिकली आप इसका याद कर सकते हैं, इट एम्ड एट आइडेंटिफाइंग द सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड, raising awareness about them and suggesting solutions या implementations of solutions at a global level। ठीक है, तो ये इसका काम था कि वो पहले प्रॉब्लम देखती थी और फिर अवेयरनेस फैलाकर उसका सोल्यूशन सजेस्ट करती थी, इंप्लीमेंट कराती थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसकी आइडियोलॉजी क्या थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कन्वेंशनल अप्रोच जो रहा है हमारा डेवलपमेंट को लेकर उस पर। अब हम देखते हैं कन्वेंशनल अप्रोच वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा ब्रंटलैंड कमीशन की जो अप्रोच है वो पढ़ेंगे, और कन्वेंशनल अप्रोच में हम वो पढ़ेंगे जो पुराने लोगों का मानना था। तो देखो, कन्वेंशनल लोग क्या मानते थे कि एनवायरनमेंट एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, वो लोग उससे डेवलपमेंट से अलग मानते थे, यानी कि वो यह मानते थे कि मान के चलो हमने खूब सारी बिल्डिंग बनाई और ज़मीन ख़राब हो रही है, तो वो लोग क्या कहते थे, अरे इसका थोड़ी ना इफेक्ट है कि तुमने बिल्डिंग बनाई ज़मीन ख़राब हो रही है, वो तो अपने आप हो रही है। तो वो लोग डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को अलग अलग मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि डेवलपमेंट का रिजल्ट हमारा एनवायरनमेंट पर आएगा। ठीक है, बट हमने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखा तो उसमें हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं और डेवलपमेंट वो है जो हम उसके संग करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट तो आपस में इंसेपरेबल चीज़ें हैं, ये तो अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेवलपमेंट का इफेक्ट हमें साफ साफ एनवायरनमेंट पे दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा ये था इनमें पहला डिफरेंस। दूसरा था कि कन्वेंशनल अप्रोच में द फोकस वॉज ऑन काउंटरिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज विच कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जैसे कि क्या था कि कुछ पॉलिसीज़ होंगी कन्वेंशनल पॉलिसीज़ जिनका कुछ बुरा प्रभाव हो रहा होगा एनवायरनमेंट पर, तो पुराने लोग उनको सही करने के लिए, उस बुरे इफेक्ट को सही करने के लिए दूसरी पॉलिसीज़ बनाते थे जिनसे कुछ उसका जस्ट काउंटर प्रोडक्टिव किया जाए, यानी वो ख़राब तो कर रहा है पर हम कुछ सही कर दें। मान के चलो हम कहें कि मेरा दोस्त मेरे से 2 टॉफ़ी लेके गया, तो मेरे पास 2 टॉफ़ी नहीं बची, लेकिन दूसरा दोस्त मुझे 2 टॉफ़ी दे के चला गया। ठीक है, तो वो लोग ये वाला काम करते थे। बट हमने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखा तो उसमें मैंने 3rd पॉइंट में लिखा है, ये ऊपर नीचे हो गए थोड़े मेरे पॉइंट। द फोकस इज ऑन करेक्टिंग द पॉलिसीज डेट आर द सोर्स और रूट कॉज ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर उन पॉलिसीज़ को करेक्ट करने पे फोकस था कि ये जो जड़ है उसको ख़त्म करें। मान के चलिए मेरा दोस्त मेरे से 2 टॉफ़ी लेके गया ही क्यों, मैं उसे लेके जाने ही नहीं दूंगा, तो जिससे मेरे पास 2 की 2 बनी रहेंगी, मुझे दूसरे से लेनी नहीं पड़ेंगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये वाली थी कि यहाँ पर हम करेक्ट करते थे और यहाँ पर वो लोग उस गलत को सही करने के लिए दोबारा कुछ और करते थे सही। ठीक है, तो उसको इक्वल करते थे, यहाँ पर हम सही कर देते थे जिससे गलत हो ही ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन एजेंसीज वर एडेड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल इशूज़। तो जो प्रोटेक्शन एजेंसीज बनाई गई वो गवर्नमेंट के पहले से बने जो स्ट्रक्चर्स थे, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे गवर्नमेंट के, उनमें उन्हें छोटी छोटी जगह दे दी गई कि तुम अब यहीं बैठ के अपना एनवायरमेंटल इशूज़ को कंसर्न करो, जिससे कि वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो अपने ऊपर किसी और एजेंसी का उनके ऊपर दबाव होता था, वो उसके अंडर में काम करती थी। बट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट एजेंसीज़ के मेजर डिपार्टमेंट बनाए गए, उनको अलग से जगह दी गई। ठीक है, जिससे कि वो लोग डिटरमाइन कर सके कि कैसे हमारा रिसोर्सेज हमें मेंटेन करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, और वो डिग्रेड तो नहीं हो रही हैं, ख़त्म तो नहीं हो रही हैं, तो हम अलग अलग देख सकें। तो इससे हमें ये समझ आता है कि कन्वेंशनल ज़माने में ज़्यादा ध्यान नहीं था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, बट जब ब्रंटलैंड कमीशन ने रिपोर्ट निकाली तो उनसे हमें एक नई अप्रोच मिली। तो अगर आपसे डिफरेंस लिखने को आप यहाँ पर इस पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या है। तो देखो, प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन of environmental, social and economic concerns into all aspects of decision making। कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है ना, वो क्या है कि हमें इन्वायरमेंट को संग में मिलाना है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संग, और जो भी और भी कंसर्न्स हैं उनके संग, फिर हमें आगे जाके डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सब की चीज़ों का इंटीग्रेशन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी, सोशल फैक्टर्स का भी और इकोनॉमिकल फैक्टर्स का भी हमें
इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, जिससे हम डिसीजन बनाते हैं कैसे हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है, एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इज टू बैलेंस अवर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल नीड्स, अलाउइंग प्रॉपर नीड्स फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। प्रॉपर नहीं, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इनका जो एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो ये है कि हम अभी बैलेंस करके चलें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, एनवायरमेंटल को बचाने में भी और सोशल नीड्स में भी, जिससे कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको प्रॉस्पेरिटी मिले, खूब खुशहाल रहे वो जनरेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है कि हम सब चीज़ें बैलेंस करके चलें। ऐसा नहीं हम कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और प्रोटेक्शन बहुत कम कर रहे हैं, या प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करें, डेवलपमेंट बहुत कम कर रहे हैं। नहीं, सबको बैलेंस करके चलना है हमें। ठीक है, तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा एम। प्रिंसिपल में आप बस इतना लिखाएंगे कि इस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक कंसर्न इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? तो देखो, वो है, पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो इसमें करनी है, देश को अमीर बनाना है, इकोनॉमी बड़ी बनानी है, खूब पैसा कमाना है। पर दूसरा ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें ये सब सारे काम करने हैं। ठीक है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम मिनिमाइज़ करेंगे वेस्ट पोल्यूशन, वेस्ट जनरेशन। ठीक है, और बाकी डिसीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो, हमें ऐसे ध्यान में रखकर अपना डेवलपमेंट करना है। और हमें लो कार्बन इकोनॉमी बनानी है अपनी। लो कार्बन यानी कि हमें कोल ओल का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये तो देखो जब बात है आती है इन पर कि जब कुछ बचे ही ना, तो इसलिए हमें इनको सस्टेन करके इस्तेमाल करना है, जिससे आगे की जनरेशन के लिए भी कम ना पड़े। तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन यानी कि हमें इतना तो डेवलपमेंट बना ही लेना है कि हम सारी अपनी सोशल कम्युनिटीज़ को अच्छे से, मतलब लोगों को आराम से रख पाएँ। ठीक है, उन्हें किसी बात की परेशानी ना, उनकी हेल्थ अच्छे से रहे, उनका कल्चर सब बढ़िया तरीके से रहे, मतलब समाज हमारा बिल्कुल बढ़िया रहे, ऐसे हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो उससे पहले आप नज़र डालें कि हमने कहा सर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी करनी है, पर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में हमने कुछ इतना ही ज़्यादा एकदम रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड डेवलपमेंट करा है, इतना अनलिमिटेड डेवलपमेंट करा है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। ठीक है, अब इस नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण हमें क्या खतरे झेलने पड़े हैं ना, और ये हम झेल रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। देखो, हमने क्या करा, खूब पैसा पैदा करने के चक्कर में हर रिसोर्सेज को जितना लूट सकते थे लूटा, सब कुछ करा। ठीक है, अब जैसा क्या है कि आपने टीवी देखा, आपने अति का टीवी देखा तो आपकी आंखें खराब हो गई ना, तो वो वाला केस है यहाँ पर। हमने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करा तो देश खराब हो गया ना, मिट्टी खराब हो गई ना, तो वही है। अब उसके होने से हुआ क्या क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट के, तो आप देखें यहाँ पर। पहला तो सबसे बड़ा तो ग्लोबल वार्मिंग ही है सर। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इतनी सारी गैसेज कल एनवायरनमेंट रिलीज़ हो रही है केमिकल इंडस्ट्रीज के थ्रू, उसके थ्रू, जिसका कोई केस ही नहीं है। ग्रीन गैसेज सर बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे मीथेन हो गई, CO2 हो गई, अब आपकी गाड़ी चलती है, फ्रिज चलता है, इन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। ठीक है, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, आपकी उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर आ रही हैं, तो वो सब बड़ा खतरनाक है, जिससे कि हमारा 3 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है ना, वो एक एवरेज पर बढ़ रहा है हर साल। और देखो, जो लोग इस समय प्लेन रीजन में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी तेज़ धूप पड़ रही है, मतलब कहते हैं ना आग बरस रही है, वो वाली कंडीशन हो रही है हमारे प्लेन में। ठीक है, पहाड़ पर है तो उनकी तो बात अलग है। खैर, बाकी कितना बुरा क्लाइमेट चेंज है ये, तो आप देखिए इतनी गर्मी आज तक कभी पड़ी थी, क्यों पड़ रही है ये? अब देखो, ये सब हमारे डेवलपमेंट की वजह से पड़ी। आज हर घर में AC देखने को मिलता है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, जिससे कि हमारा सी लेवल बहुत बढ़ जाता है, फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे इकोसिस्टम का, कुछ प्रजातियाँ जिंदा नहीं रह पा रही हैं इस एनवायरनमेंट में, वो एक्सटेंट हो जा रही हैं। ठीक है, और अब हमने रिसोर्सेज को वेस्टफुली मैनर में इस्तेमाल करा ना, एकदम बस समझ लिया कि हाँ हमारी तो जाग ही रही है, हमें तो ऊपर वाले से गिफ्ट में ली है। तो देखो, उसके चक्कर में क्या हुआ, हमारी एयर की क्वालिटी पुअर होती जा रही है, क्लाइमेट इतना बेकार होता जा रहा है। तो देखो, हमें रिसोर्सेज को इससे यही पता चलता है कि सस्टेन तरीके से यूज़ करो, कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो शायद आगे आने वाले 10 सालों में दुनिया का कुछ खेल बदल जाए, शायद हर आदमी अपने सर के ऊपर एक AC लेके चले। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होने वाला है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो इससे आपको नीड समझ आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है वो हमारा है मेजर्स टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, हमें दिक्कतों के बारे में पता चल गया, अब क्या सॉल्यूशंस हैं सर इसके? तो देखो, वो है पहला हमारा प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेज। हमें जितनी भी रिसोर्सेज नेचर ने दी हैं या जो भी हमारे पास रास्ते हैं डेवलपमेंट करने के,
उन्हें हमें प्रॉपरली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज को हम एकदम वेस्ट करने के अप्रोच से इस्तेमाल करते जा रहे हैं, ठीक है। हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें किफ़ायत से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और हमें वेस्ट जनरेशन सबसे कम करना चाहिए, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहे और साफ रहे, ठीक है। दूसरा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन। तो देखो इस पॉइंट का मतलब है कि हमें पीपल की अंडरस्टैंडिंग बदलनी पड़ेगी। देखो आज का आदमी क्या सोचता है कि मेरे बाप की जगह, सीधी बात बोलूँ तो मैं, ठीक है, ये तो भाई ऊपर वाले से हमें मिला, ये तो मेरा ही है, इसको मैं अब जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, नहीं तुम क्या अलग पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं, तुम क्यों पढ़ा रहे हो ये मुझे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, हमें उस इंसान की ना अब सोच बदलनी पड़ेगी। उसको हमें बताना पड़ेगा कि देखो भगवान ने तुम्हें दुनिया पे भेजा है तो सारी रिसोर्सेज पे सबका इक्वल अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा इस्तेमाल कर ले और कोई कम इस्तेमाल कर ले। इसलिए ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ अप्रोच पैदा करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग में चेंज करेंगे, तो वो लोग खुद समझेंगे और उसी हिसाब से वो लोग इन्वायरमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे। वो लोग ओशंस की रिसोर्सेज को ठीक है अपना प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे, फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। इससे उन्हें मतलब पता चल जाएगा कि हाँ मेरा किसी पर भी किसी एक का हक नहीं होता, सब ऊपर वाले ने अगर हमें दुनिया में भेजा तो सब चीज़ों पर सबका हक है, ठीक है। तो इससे वो लोग अपना इन्वायरमेंट बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट था इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका सेम वही मीनिंग है कि हम लोगों के लिए डेवलपमेंट करें, वो ठीक है, हम स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, एयरप्लेन बनाए, गाड़ियाँ बनाए, सब कुछ बनाए, पर हमें साथ साथ अपना इन्वायरमेंट का भी देखना है कि हमारे इन्वायरमेंट का इस पर बुरा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस समझ के करना है कि इन्वायरमेंट पर इसका पूरा इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। हमें इस हिसाब से डेवलपमेंट हमारा करना है। तो ये तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि ऐसे ही डेवलपमेंट करो जिससे कि तुम्हें कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल पार्टिसिपेशन। देखो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है ना, वो जब भी पूरा हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस मोटिव को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ये नहीं कि तुम्हारा काम है तुम कर लो हम क्यों बचाएं, नहीं। जब जितने ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी की तरह है कि डेमोक्रेसी का लेवल किस पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन पे, ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही अच्छे से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और अपना हक, मालिकाना हक समझेंगे कि डेवलपमेंट हमारा हक है पर इन्वायरमेंट भी हमारा खुद का है, तो इसलिए हमें उसे बचाना है, ठीक है। फिर हमारा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉइंट है कि लिमिटेड डेवलपमेंट। ये मैंने आपको कही कि लिमिटेशंस इम्पोज्ड होनी चाहिए हमारे जो टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट होता जा रहा है कि हाँ बस इतना। देखो लाइफ में ना हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। मैंने आके आपको बताया पहले भी, लिमिटलेस हर चीज़ बुरी होती है। हमें करना है लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। तो आखिरी पॉइंट हमारा लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट का है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि मैं लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट करो जो आपका देर तक रहे। ऐसा नहीं कि आज करा कल गायब और उसके कुछ बुरे इफेक्ट हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसे आप स्मार्ट एग्रीकल्चर कर रहे हैं या लो कार्बन ग्रोथ इकोनॉमी कर रहे हैं, कार्बन माने कि आप कोयले का इस्तेमाल कम कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बड़ा बनाने में, पैसे कमाने में, ठीक है, जिससे कि एनर्जी हमारी आगे तक सस्टेन रहे इन्वायरमेंट में और आगे आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो। हम कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, लंबे समय तक के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने यूज़ करने के तरीके को बदल रहे हैं हम चीज़ों के, तो वो हमारा लॉन्ग अपना लास्टिंग डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा मेजर्स, हमें क्या लेने, आप इसको अगर आए तो आप 2-3 मेजर्स पूछे हैं याद लिख देना, ठीक है। फिर है हमारा इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, तो देखो यूएन है, यूएन ने खूब पढ़ाई करी क्लाइमेटिक साइंस के ऊपर कि कैसे क्लाइमेट बदल रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या करना है, ठीक है। और उन्होंने कंट्रीज़ को सपोर्ट भी किया जो, ठीक है, और कंट्रीज़ थी वो उनको दिक्कत आ रही थी या जो ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो उन्हें बताया रास्ता कि तुम ऐसे अपनाओ, ऐसे पॉलिसीज़ अपनी करो जिससे तुम्हारा काम ढंग से हो सके। और जो बैंक की मून थे, यूएन के जो सेक्रेटरी थे, मेन जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव शुरू करे। उसमें से एक इनिशिएटिव था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। इसका मोटिव क्या था, टू हेल्प पीपल टू एक्सेस क्लीन एनर्जी, इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी एंड इंक्रीज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली इसका मोटिव था कि हम साफ़ एनर्जी का इस्तेमाल करें, ठीक है, इम्प्रूव कर सकें, हम कम माल से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें या जो हैं उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऐसा नहीं कि नॉन रिन्यूएबल अब हम कोल वोल का इस्तेमाल करने बैठ गए ना एनर्जी के लिए, सबके लिए, तो काफ़ी खतरनाक बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं अपना SDGs का टॉपिक।
देखो अब हम देखते हैं अपना नया टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़े थे, शॉर्ट में बटा में से लॉन्ग में डिटेल में देखते हैं। तो दे आर द कलेक्शन ऑफ 17 गोल्स सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2015 फॉर द ईयर 2030। तो बेसिकली 17 गोल्स का कलेक्शन था जो कि UN असेंबली ने 2015 में निकाले थे, और ये टारगेट रखा था कि हम 2030 तक सभी को अचीव कर लेंगे। ये 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट इम्प्लीमेंट हुए थे। अब इनका एम क्या था? तो अचीव सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। पहला एम था इनका कि सभी को सस्टेनेबल फ्यूचर मिले, आगे सभी को किसी भी नीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। दूसरा था एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस हैं हमारे सामने उन सभी को एड्रेस करती है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट एनवायरनमेंट के साथ आप देखो तो आप बाकी के सोशल चैलेंजेस भी थे, जैसे पॉवर्टी हुई, इनइक्वालिटी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन है, पीस है, जस्टिस है, प्रोस्पेरिटी। इन सभी को ये ठीक है अपना चैलेंजेस को ये एड्रेस करते। बाकी एड्रेस यानी कि फेस करना, उन्हें सॉल्यूशन निकालना। तीसरा था हमारा एक्शन बाय ऑल कंट्रीज पुअर रिच टू प्रमोट वेलफेयर बाय प्रोटेक्टिंग द पिकनिक। तो देखो वो पिकनिक नहीं, वो प्लेनेट था। तो बेसिकली इनका ये भी गोल था कि हम सारी कंट्रीज से कहें कि चाहे वो पुअर हो, रिच हो, ठीक है, कि अपना तुम प्रोटेक्ट करने के साथ साथ प्लेनेट को तुम वेलफेयर भी बढ़ाओ, लोगों का भी अपने कंट्री में डेवलपमेंट करो, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा था, सोशल भी और इन्वायरमेंटल भी, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी कवर कर रहा था। हम देखें तो कि इसका एक और एम था कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करे। फॉस्टर यानी कि बढ़ाना, एजुकेशन को बढ़ाए, हेल्थ को बढ़ाए, प्रोटेक्शन, जॉब फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करे, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करे। तो मतलब हम देख सकते हैं कि इसके एम्स में सारी ही चीज़ें कवर होती हैं, A to Z सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर कर रहा था अपने एम्स में, ठीक है। तो ये था हमारा SDGs का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है चैलेंजेस फेस्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अपना आखिरी टॉपिक देखते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट द चैलेंजेस। तो देखो पहला चैलेंज जो है वो है, क्या होता है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने जाते हैं ना, तो कुछ कंट्रीज़ के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए, उन तरीकों को अपनाने के लिए। वो फाइनेंशियली उतनी समृद्ध नहीं होती जिससे वो SD को कैरी आउट कर सकें। SD यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और जो दूसरा चैलेंज होता है कि कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है या सुनामी है, तो वहाँ पर भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें रेमचा विलेज इन नेपाल में, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार अर्थक्वेक आया जिसके कारण पानी का जो था ना वो बिल्कुल सोर्स एकदम हिल गया, पूरा रिसोर्स बेस हिल गया यहाँ का। तो जिससे कि वाटर का क्राइसिस हो गया और एकदम, और फिर डेवलपमेंट तो धरा रह गया, बस पीने को मिल जाए वही बहुत है, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता है देखो हमेशा से कि इमीडिएट प्रॉफिट वर्सेस इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। तब देखो क्या है, अगर आपके सामने कोई आपको हाल 100 का 200 करके दे रहा हो और कोई कह रहा हो कि 100 पे आपको 5% हर महीने मिलेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप अभी 100 का 200 ले लेंगे, जबकि आपके लिए फ़ायदेमंद कौन सा होगा, 100 का 5% वाला, क्योंकि उसमें आपको 120 रुपये साल की रिटर्न आएगी, ठीक है। बट क्या होता है, आदमी हमेशा इमीडिएट प्रॉफिट में फंस जाता है और फिर इन्वेस्टमेंट को छोड़ देता है, इसलिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नहीं पाता है, ठीक है। अगला हमारा चैलेंज है करप्शन। तो दोस्तों देखो, करप्शन तो दुनिया के हर किसी अच्छे काम में देखने को मिल ही जाएगा, चाहे फिर वो ये डेवलपमेंट क्यों ना हो या कुछ भी हो, उसमें आपको करप्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन देती भी है वो कुछ खा जाते हैं। फिर अगला है लैक ऑफ एफर्ट एट लोकल लेवल। देखो कोई भी चीज़ जो शुरू होती है ना वो सबसे छोटे लेवल से होती है, हमेशा कोई भी चीज़ बड़े लेवल से शुरू नहीं होती। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मेरा पढ़ाने का तरीका अलग था, अब मैं ब्लैक बोर्ड पे आया धीरे, तो हम हमेशा छोटे से शुरुआत करते हैं। ऐसे नहीं कि सीधे स्मार्ट बोर्ड पे ले गए हम सर आपको, अभी हमारे पास ना रिसोर्सेज है ना उतना कुछ है ना अभी सब्सक्राइबर्स है, तो इसलिए कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब करो। तो इसलिए हमारे जो भी चीज़ होती है वो एक छोटे लेवल से हमेशा शुरू होती है, और यहाँ पर हमारा एफर्ट की कमी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखा जाए तो। बाकी लैक इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, it requires linking regional, national, international skills to assess if countries are meeting goals। तो देखो अब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कोई भी उत्तरदायी नहीं है कंट्री। अगर क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए है कि अगर कोई कंट्रीज हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसे कुछ दिक्कतें भी फेस होंगी, उसकी इकोनॉमी शायद उतने अच्छे हिसाब से ग्रो ना कर पाए या बेचारी वो अपनी डेवलपमेंट ना कर पाए। तो इसके लिए क्या है ना कि कुछ कंट्रीज उसको उसका साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, पर इसके लिए ना कोई कंट्री रिस्पॉन्सिबल है और ना कोई भी अकाउंटेबल है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है कि चलो अगर तुम करोगे डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से तो फिर हम तुम्हें कुछ प्रोवाइड कराएंगे या कुछ कंसेशन देंगे, ठीक है, रिसोर्सेज पर तुम्हें मिला देंगे। तो वो काम है ही नहीं, जिससे क्या होता है कि कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। चाहे काम अच्छा है पर क्या करें, सपोर्ट नहीं है। तो इसके साथ अब हम कंक्लूजन स्टेटमेंट यहाँ से चैप्टर से निकाला, तो ये निकला इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजिंग अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स बेस
आर ओवर आर्चिंग चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली से हमें पता चलता है कि अभी हमें पॉवर्टी को हटाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना, ठीक है, और अर्थ का जो नेचुरल रिसोर्स बेस है जो ऊपर वाले ने अर्थ को दिया था, ठीक है, उसको हमें बचा कर रखना भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो इसलिए अभी ये जो लड़ाई है वो आसान नहीं, वो मुश्किल है, हम सभी को साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी, जब भी हम जीतेंगे इसमें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करने से बहुत हेल्प मिलती है हमें। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन यार तुम्हारे बस कहूँ तो फिर पिताजी का ही है समझ लो, तो जो भी लिखना हो डाउट पूछना हो लिख देना। ओके चलो, थैंक यू, टाटा, गुड बाय, सी यू।